हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल वाईफाई गोवटेक में। अगर यदि आप पिछले 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप 7 लेक्चर देख कर आएँ, तो इसके बाद ही 8वां लेक्चर आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 8वां लेक्चर में। और आप लोगों को पता है कि कल आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम जो है, एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है कैंसल हो चुका है। तो आप लोगों को जो जैसा कि मैंने वादा किया था वो थोड़ा-सा मतलब लेट हो गया है। और आपको बता दें कि अगर यदि आप लोगों को डाउट कुछ भी प्रकार का लग रहा है, तो अब आप लोगों को अब पूरी तरह से दावा करते हैं कि अब ये जो चैनल है लगातार मतलब कि वीडियो आएगा और इसमें अब ज़्यादा मतलब कि वीडियो बाकी नहीं है। इसके बाद ये 2-3 वीडियो और मैं थ्योरी लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ये जो मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। तो आपको हम बता दें कि 2-3 वीडियो लंबा-लंबा होने वाला है और आप लोग धैर्य बनाकर रखें और यही 2-3 वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन लगाने के लिए मतलब कि अगला नेक्स्ट वीडियो से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह से आप लोगों को पूरी तरह से टेंशन ही फ्री हो जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 8वां लेक्चर। और 8वां लेक्चर में आप लोगों को इससे पहले आपको बता दें कि रेफ्रिजरेंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है और कैसे कैसे मतलब रेफ्रिजरेंट पर कार्य करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले आज यहाँ पर देख सकते हैं कि 8वां लेक्चर है और 8वां लेक्चर में आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट में यहाँ आप देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन जो है क्या क्या होने वाला है और इसके बारे में हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेंट क्या है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट का ही हिंदी नाम क्या है? पचीतक। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं रेफ्रिजरेंट क्या है। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जो वाष्पीकरण के माध्यम से ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद फिर रेफ्रिजरेंट प्रणाली में यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में संघनन के माध्यम से उसे खो देता है। यहाँ आपको प्योर हिंदी आपको मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बाइलिंगुअल यूज करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा सावधानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है। यहाँ आप समझ चुके हैं कि रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जो वाष्पीकरण के माध्यम से हीट को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? हीट को अवशोषित करता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है यानी कि प्रशीतन प्रणाली में संघनन के माध्यम से उसे खो देता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला कि रेफ्रिजरेंट के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है। तो यहाँ पर हम जानेंगे इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसका क्वथनांक और थिमांक जो है कम होना चाहिए। ये जो पॉइंट जो है आप लोग इसे ध्यान में रखें। यही सब आपको प्रश्न बना देंगे रेफ्रिजरेंट के लिए क्या आवश्यकता है, त्यागो आपको मतलब कि इसमें क्या गलत है आपको दे देंगे और आपको सही करने होंगे। तो सही के लिए यहाँ देख सकते हैं इसका क्वथनांक और हिमांक कम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट की जब हम बात करें निम्न तापमान पर इसकी वाष्पीकरण की विशिष्ट एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा पॉइंट की जब बात करें क्रांतिक तापमान और दबाव दबाव यानी कि प्रेशर जो है इसका उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं इसे चिकनाई तेल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं ओजोन क्षरण की कम संभावना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और इसकी लागत कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है यहाँ पर आप आसानी पूर्वक से देख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इसे भंडारित करना संभावना करना और संभालना आसान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है आप लोगों को जो जानकारी रखनी है, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट के जब हम बारे में बात करेंगे तो ये जो अगला पॉइंट है लीक की पहचान करना आसान होना चाहिए। अगर यदि भविष्य में अगर यदि मान लीजिए रेफ्रिजरेंट लीक कर गया तो इससे तरह तरह से नुकसान होंगे, आगे हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सीओपी है, सीओपी के बारे में आप लोगों को पहले बता दिया है। अगर यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर पिछला वीडियो देखें, इसके बाद ही आप यहाँ पर सीओपी के बारे में समझ सकते हैं। अगर यदि हम यहाँ भी सीओपी बताने लगे तो बहुत मतलब कि लेट हो जाएगा और लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, इसका सीओपी जो है मतलब कि मिलना मतलब हाई मिलना चाहिए, यानी कि ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह गैर विषैला और गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील और उपयोग करने के लिए सुरक्षित होना चाहिए। ये रेफ्रिजरेंट का मेन पॉइंट है। अगला पॉइंट हम क्या जानेंगे सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में कि रेफ्रिजरेंट का चयन कैसे हम लोग करते हैं, इसके लिए क्या क्या मतलब उपयोगिता होना चाहिए इसके लिए। चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सभी परिस्थितियों में एक ही रेफ्रिजरेंट का उपयोग नहीं कर सकते।
किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए रेफ्रिजरेंट का चयन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या क्या कारक हो सकते हैं? तो पहला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, परिस्थिति, स्थान और वातावरण का तापमान जो है इस पर भी देखना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सिस्टम प्रणाली में किसी भी वायु रिसाव को रोकने के लिए रेफ्रिजरेंट का दबाव वायुमंडल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी विचार होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, सिस्टम के साथ अनुकूलता होना चाहिए। और आगे की पॉइंट के बारे में हम जब बात करेंगे तो आगे की पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। प्रॉपर्टीज और रेफ्रिजरेंट यानी कि रेफ्रिजरेंट के गुण क्या क्या होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट के गुण के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ रेफ्रिजरेंट का गुण क्या है, किसी परिस्थिति यानी कि रेफ्रिजरेंट के वांछनीय गुणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आप पॉइंट, पहला क्या है, उष्मागतिकी गुण यानी कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट के बारे में देखते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक गुण को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। चलिए अब हम थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं कि थर्मोडायनामिक्स गुण क्या है, उष्मागतिकी गुण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये क्या है कि निम्न क्वथनांक और हिमांक होना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या है, कम वाष्पीकरण और उच्च संघनित्र दबाव दोनों तरफ वायुमंडलीय दबाव से अधिक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि क्रांतिक तापमान संघनन तापमान से काफी ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होनी चाहिए ताकि प्रशीतक की प्रयुक्त मात्रा न्यूनतम हो सके। अब अगला पॉइंट क्या है, कम विशिष्ट आयतन सदैव वांछनीय होता है क्योंकि यह कंप्रेसर के आकार को कम कर देता है। इसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या है, द्रव रेफ्रिजरेंट की कम विशिष्ट ऊष्मा तथा वाष्प रेफ्रिजरेंट की हाई विशिष्ट ऊष्मा वांछनीय है क्योंकि वे प्रति किलोग्राम रेफ्रिजरेंट पर रेफ्रिजरेंट प्रभाव को बढ़ाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, किसी शीतलक की उच्च तापीय चालकता वांछनीय है क्योंकि यह किसी निश्चित क्षमता के लिए शीतलक के प्रवाह की दर को कम कर देता है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ देख सकते हैं, परिचालन लागत को कम करने के लिए उच्च सीओपी वांछनीय है। यानी कि सीओपी क्या है, आपको सीओपी के बारे में पहले बता दिया गया है। अगर यदि अभी तक आपने सीओपी के बारे में नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप सीओपी के बारे में जानकारी ले लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ देख सकते हैं, बेहतर तापमान स्थानांतरण और कम पंपिंग शक्ति के लिए कम श्यानता वांछनीय है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, रेफ्रिजरेंट के नुकसान से बचने के लिए रेफ्रिजरेंट को लीक होने की प्रवृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए। लीक का पता लगाना सरल और आसान होना चाहिए। ये सब पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग नंबर लाने के लिए ना पढ़ें, सबसे पहले आप लोग सीखने के लिए पढ़ें ताकि भविष्य में भी ये जो टॉपिक है आप लोग मतलब कि भविष्य में भी यूज करते हैं, डेली लाइफ में भी यूज होता है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फ्रीऑन के रिसाव को पता लगाने के लिए हेलाइट टॉर्च की विधि उपयोग करते हैं। अगर यदि एयर रेफ्रिजरेंट है, क्या है, फ्रीऑन है, तो इसके पता लगाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, हेलाइट टॉर्च विधि उपयोग करते हैं। ये सब आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या है, अमोनिया। अमोनिया के रिसाव का पता लगाने के लिए सल्फर स्टिक विधि का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। और अगर यदि पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं @wifi go tech में। ठीक है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर यदि डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो शीतलक के लिए उच्च विद्युत शक्ति वांछनीय है। ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। यह गैर ज्वलनशील और गैर विस्फोटक होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि गैर विषैला होना चाहिए और तथा इसका खाद्य पदार्थों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट पर ध्यान देते हैं, इसमें कोई अप्रिय गंध नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को चौथा पॉइंट जो है, सिस्टम के किसी भी भाग पर इसका संचारण प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, द अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि ये क्या है कि
इतना प्रॉपर्टी होने के बाद भी मतलब कि रेफ्रिजरेंट के कुछ अन्य मतलब कि प्रॉपर्टी को हम लोगों को नज़र माने कि ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या है, लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल, यानी कि कम लागत पर आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है इजी टू स्टोर एंड हैंडल, इजी टू स्टोर एंड हैंडल यानी स्टोर करना और संभालने में आसानी होना चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विथ लुब्रिकेंट ऑयल, चिकनाई तेल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। ये सब जो पॉइंट है आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर यदि और अगला अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ये निम्नलिखित परिस्थितियों को अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसके लिए अगला पॉइंट क्या है, R11। ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि R11 आप लोगों का फार्मूला भी लिख दिया है, इसे मतलब कि इसकी क्या नाम से जाना जाता है, इसका नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप लोगों के बाद में हम बता ही देंगे कि इसका क्या नाम है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। R11 क्या है, यह स्थिर गियर ज्वलनशील और गियर विषाक्त है। ठीक है, इसे कम दबाव वाला रेफ्रिजरेंट माना जाता है। R11 को क्या है, कम रेफ्रिजरेंट माना जाता है, यानी कि कम प्रेशर वाला माना जाता है। इसका कम स्लाइड प्रेशर यानी कि -15 डिग्री सेल्सियस पर 0.202 बार और 30 डिग्री सेल्सियस पर 1.2606 का हाई साइड प्रेशर है। -15 डिग्री सेल्सियस पर गुप्त ऊष्मा 195 किलो जूल पर केजी है और वायुमंडलीय दबाव पर क्वथनांक 23.77 डिग्री सेल्सियस पर है। इसके कम ऑपरेटिंग दबावों के कारण रेफ्रिजरेंट का उपयोग विशेष रूप से 200 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट और इससे अधिक के बड़े सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम में किया जाता है। लीक का पता साबुन के घोल, हेलाइड टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। R11 के लिए सिलेंडर का रंग कोड क्या है, रंग कोड नारंगी है। ये जो है आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, ये आप लोग R रखेंगे। R11 के लिए सिलेंडर का रंग कोड क्या होता है, नारंगी होता है। चलिए अब हम अगला जो है अगला हम बात करते हैं R12 के बारे में। R12 क्या है, चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। जब हम R12 के बारे में जानेंगे और R12 का आप लोगों को क्या नाम है, ये जो आपका फार्मूला लिखा हुआ है इसका रासायनिक नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसका मतलब कि क्या यूज है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय रेफ्रिजरेंट है। यह रंगहीन लगभग गंधहीन तरल है जिसका वायुमंडलीय दबाव पर क्वथनांक -29 डिग्री सेल्सियस है और गैर विषैला और गैर संक्षारक, गैर जलन पैदा करने वाला और गैर ज्वलनशील है। इसका गुप्त ऊष्मा मान अपेक्षाकृत कम है जो छोटी रेफ्रिजरेटिंग मशीनों में एक लाभ है। इस रेफ्रिजरेंट का उपयोग कई अलग अलग प्रकार के औद्योगिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वाटर कूलर, कमरे और खिड़की वाली एयर कंडीशनिंग इकाइयों आदि में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी टेम्परेचर में पाया जाता है, लेकिन बड़े वाणिज्यिक एयर कंडीशनिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इसका उपयोग बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इसका यूज के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ यूज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि R12 का जो प्रेशर है -15 डिग्री सेल्सियस पर 0.82 बार होता है। बार यानी कि पास्कल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 30 डिग्री सेल्सियस पर 6.4 बार होता है। R12 की 15 डिग्री सी पर गुप्त ऊष्मा 149 किलो जूल पर केजी है। रिसाव का पता साबुन के घोल, हेलाइड टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक रिसाव डिटेक्टर से लगाया जा सकता है। रेफ्रिजरेंट कई तरह के सिलेंडर साइज में उपलब्ध है और सिलेंडर का रंग कोड इसका सफ़ेद है। और R11 का क्या है, नारंगी, R12 का क्या है, सफ़ेद। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे R22 से रिलेटेड क्या है, इसका जो केमिकल फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसका फार्मूला का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि मतलब R22 से रिलेटेड क्या है। इसका उपयोग एयर कंडीशनिंग इकाइयों और घरेलू रेफ्रिजरेटर में भी सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के साथ किया जाता है। कम तापमान प्राप्त करने के लिए वायुमंडलीय दबाव से नीचे R22 का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक -41 डिग्री सेल्सियस है। इसकी गुप्त ऊष्मा 216.5 किलो जूल पर केजी है। ठीक है, इसके बाद -15 डिग्री
सेल्सियस पर इसका कितना है 216.5 किलो जूल पर केजी। 30 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य हेड प्रेशर 10.88 बार है। यह रेफ्रिजरेंट स्थिर है और गैर विषैला, गैर संक्षारक और गैर जलन पैदा करने वाला और गैर ज्वलनशील है। 15 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रेफ्रिजरेंट और वाष्पीकरण दाब 1.92 बार है। इस रेफ्रिजरेंट की तेल में 9 डिग्री सेल्सियस तक अच्छी घुलनशीलता है। हालांकि तेल -40 डिग्री सेल्सियस जैसे कम तापमान पर भी सक्शन लाइन से नीचे बहने के लिए पर्याप्त तरल रहता है। इस बूंदी पर तेल अलग अलग होना शुरू हो जाएगा क्योंकि तेल हल्का होता है और इसीलिए यह तरल रेफ्रिजरेंट की सतह पर इकट्ठा हो जाएगा। लीक का पता साबुन के घोल, हेलाइड टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर से लगाया जा सकता है। R22 के लिए सिलेंडर का रंग का कोड जो है हरा है। ठीक है, आप लोगों को पहले R11 के बारे में बताया, क्या नारंगी। R12 के बारे में आप लोगों को बताया, R12 क्या है सफ़ेद। आप लोग ये सब कलर हमेशा याद रखें, डायरेक्ट सवाल आप लोगों से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया R22 का कलर, सिलेंडर कलर का कोड क्या है हरा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं अमोनिया के बारे में हम अब आपसे बात करने वाले हैं। अब हम अमोनिया के बारे में बात करने वाले हैं। अमोनिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के सामने रख दिया है और आप लोगों को बता दें अमोनिया से रिलेटेड 100% 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यहीं से आपको टोटल प्रश्न फंस जाएंगे। तो चलिए देखिए, अमोनिया से रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहला यहाँ क्या है, अमोनिया एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है और यह एक अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है। क्योंकि अच्छा रेफ्रिजरेंट क्यों माना जाता है, इसके भी अन्य कारण है। देखिए, पहला कारण क्या है, प्राकृतिक और गैर विषाक्त है, यानी कि अमोनिया NH3 एक प्राकृतिक और गैर विषाक्त रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हाई टेम्परेचर पर कार्य करता है। ये क्या है, हाई टेम्परेचर पर कार्य करता है। जैसे कि अमोनिया तापमान पर कार्य करता है जो कि इस गर्मी के सोर्सों के पास स्थित रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, उच्च दक्षता। अमोनिया उच्च दक्षता के साथ कार्य करता है जो ऊर्जा कुशल बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम लागत। इसका जो खर्च है कम लागत होती है, यानी कि अमोनिया की लागत अन्य रेफ्रिजरेंट की तुलना में बहुत कम लागत होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में करने के लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, सबसे पहला यहाँ क्या है, विषाक्तता, यानी कि जहरीले के कारण यहाँ देख सकते हैं अमोनिया मतलब कि जहरीले हो सकते हैं यदि यह उस चांद्रन में सांस लिया जाए। ठीक है, ये एक प्रकार से जहरीले भी हैं। दूसरा कारण क्या है, ये दुर्गंध फैलाते हैं। ठीक है, इसमें दुर्गंध हो सकती है, इसका उपयोग करने के लिए असुविधाजनक बना सकती है। तीसरा पॉइंट यहाँ क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ केरोसिन। अमोनिया केरोसिन के कारण बन सकता है जो इसका उपयोग करने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में करने के लिए कुछ अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। पहला अनुप्रयोग क्या है, कोल्ड स्टोरेज में उपयोग हो सकता है। अमोनिया का उपयोग जो है कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट प्लांट, यानी कि अमोनिया जो है, अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेंट प्लांट में भी किया जाता है। और अगला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, एयर कंडीशनिंग में भी आपका अमोनिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अमोनिया से रिलेटेड और जो पॉइंट है यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब यहाँ हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक जो है -30 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ठोस से इसका गलनांक -78 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्वथनांक के कारण वाष्पीकरणकर्ता में वायुमंडलीय दाब से कम उपयोग किए बिना 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम तापमान पर प्रशीतन करना संभव है, यानी कि रेफ्रिजरेशन करना संभव है। और यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -15 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितना है, 13 से 15 किलो जूल पर केजी है। इसी प्रकार जो अपेक्षाकृत छोटे आकार की मशीनरी के साथ बड़े प्रशीतन के प्रभाव संभव है, यानी कि बड़े बड़े उपयोग भी कर लेते हैं, यहाँ कॉस्ट भी कम पड़ता है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या उपयोग हो सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट यहाँ जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य प्रशीतन का उपयोग जो है सूखी बर्फ के समान ही है। यहाँ आप लोग जानते हैं इसको सूखा बर्फ भी कहते हैं। यह गैर विषैला, गैर ज्वलनकारी और गैर ज्वलनशील है। इस रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक इतना कम है कि -73.6 डिग्री
सेल्सियस है कि -15 डिग्री सेल्सियस पर इसके वाष्पीकरण को रोकने के लिए 20.7 बार से अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। +30 डिग्री सेल्सियस के कंडेंसर तापमान पर गैस को द्रवीभूत करने के लिए लगभग 70 बार के दबाव की आवश्यकता होती है। इसका महत्वपूर्ण तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और त्रिगुण बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट बिंदु जो बोलते हैं -56 डिग्री 6 है और डिग्री सेल्सियस है। इसके हाई परिचालन दबाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेटर इकाई का कंप्रेसर तुलनात्मक रूप से बड़ी रेफ्रिजरेटिंग क्षमता के लिए भी बहुत छोटा उपयोग होता है। ठीक है, हालांकि अन्य सामान्य रेफ्रिजरेंट की तुलना में इसकी कम दक्षता के कारण इसका उपयोग घरेलू इकाइयों में शायद ही कभी किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों और जहाज़ों पर किया जाता है। जो जहाज में एसी लगा हुआ रहता है, क्या रहता है, कौन सा रेफ्रिजरेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या उपयोग होता है? सबसे पहले यहाँ जानेंगे, यह रेफ्रिजरेंट हवा के सल्फर के दहन से उत्पन्न होता है। पिछले वर्षों में इसका व्यापक रूप से घरेलू छोटी वाणिज्यिक इकाइयों में उपयोग किया जाने लगा है। क्यों उपयोग किया जाने लगा? वायुमंडलीय दबाव पर सल्फर डाइऑक्साइड का क्वथनांक -10 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य परिचालन स्थिति के तहत संघनन दबाव 4.1 बार और 6.2 बार के बीच में बदलता रहता है। इसका जो है ये इतना वेरी करते रहता है -15 डिग्री सेल्सियस पर। सल्फर डाइऑक्साइड की गुप्त ऊष्मा 396 किलो जूल पर केजी है। यह एक बहुत ही स्थिर रेफ्रिजरेंट है जिसका उच्च प्राक्रांतिक तापमान है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं यह गैर ज्वलनशील है और गैर विस्फोटक भी है और इसका गंध जो है अप्रिय और परेशान करने वाली होती है। सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया की तरह ही है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस मतलब कि गंध पसंद नहीं है। यह रेफ्रिजरेशन में भोजन के लिए हानिकारक नहीं है और इसका व्यावसायिक रूप से खाद्य पदार्थों को पकाने और परीक्षण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि यह फूलों, पौधों और झाड़ियों के लिए बेहद हानिकारक है। ठीक है, फूलों, झाड़ियों, पौधों में ये उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए, अब मेन की पॉइंट आपको सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको बताते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का वाले सिस्टम में जो लीक का पता है, जो करता है, एक कैसे लीक का पता करता है? साबुन के घोल या अमोनिया स्वाब के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये आप लोग मेन पॉइंट याद रखें, डायरेक्ट एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेंगे। आप लोगों को बताया था कि R12 का जो फार्मूला है आप लोगों को दिखाया था, उसके बाद R22 का, R32 का, R137 का ये और R717, R744, R710 ये सब का यहाँ देख सकते हैं। केमिकल नाम क्या है? R12 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन है। और आप यहाँ क्वालिटी अगर यदि आप कम किए हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लें, सिर्फ ये एप्लीकेशन रेफ्रिजरेंट जानने के लिए। उसके बाद मोनो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, उसके बाद डाइफ्लोरोमीथेन है, टेट्रा इथेन है, R134। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है और इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा ही पूछेगा। R717 जो है अमोनिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। द रेफ्रिजरेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलो। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। पहला क्या है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा क्या है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यहाँ क्या बोलता है? यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक परिशीतक के कार्यशील माध्यम या गुप्त वाहक है जो परिशीतन प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं तथा गुप्त ऊष्मा के अवशोषण के द्वारा पदार्थ को ठंडा करते हैं, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल क्लोराइड इसमें शामिल होते हैं। चलिए, अब हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो पदार्थ, परिसंचारी पदार्थ है जिन्हें पहले प्राथमिक परिशीतकों की सहायता से ठंडा किया जाता है और शीतलन प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। और आपको नेक्स्ट जाने से पहले आपको बता दें कि आज का टॉपिक समाप्त हो गया और आपको बताएंगे कि ये जो है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपको बता दें कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको जाते-जाते उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला वीडियो में। और आपको बता दें कि अगर यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया तो डोंट फॉरगेट टू माय चैनल। ठीक है, और अगर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़ा है
तो सबसे पहले आपको चैनल पर जुड़ना ज़रूरी है। तो चैनल पर भी आप जुड़ जाएँ, और चैनल यानी कि टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर यदि यूट्यूब में आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पूरे यूट्यूब में आपको पहली बार ऐसा वीडियो मिलेगा, ठीक है, और जो कि आप लोगों को पूरे वीडियो में डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं कि सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ये सब आपको हमेशा नहीं बोलते हैं। लास्ट में इसलिए बोला जाता है कि आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छा तरह से समझना ज़रूरी है, और ज़्यादा वीडियो अब नहीं है, 2 से 3 वीडियो आप लोगों को, 2 से 3 वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीटली ये जो है थ्योरी के समाप्त करने के बाद आप लोगों को टॉप 300 टॉप 300 का आपको मतलब कि क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर यदि क्वेश्चन नहीं भी करा पाया तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे, और शेयर करने के बाद आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, और कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।